मैं अक्षय वोदरा आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ सिक्कर मिरर से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं शाहजहांपुर दिल्ली बॉर्डर पे जो किसानों ने जो टेंट लगाए हुए हैं, जो इन्होंने कैंप लगाया है, जो सरकार द्वारा जो 3 कृषि बिल पास किए गए थे उनके विरोध प्रदर्शन हेतु जो इन्होंने यहाँ पर हाईवे पर जो कैंप लगाया है, हम अभी यहाँ शाहजहांपुर दिल्ली बॉर्डर से आपके सामने लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। तथा आज हम जो हमारे यहाँ के भूतपूर्व विधायक जो अमराराम जी रहे हैं तथा जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, तो आज हम माननीय अमराराम जी जो कि इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, आज हम उनसे बात करेंगे तथा उनकी इस आंदोलन के बारे में उनके नज़रिए से राय जानने की कोशिश करेंगे तथा एक बेहतर तस्वीर पर गौर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं अमराराम जी के पास। जी कारण ही वही है कि आज प्लान फेल हुई है। आज बेटा कुर्सी ले तो ले लो जी। जैसा कि हम सभी को पता है, आप अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो आपकी इस आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका भी रही है। तो हम आपसे हमारे कुछ सवाल है जो मोदी जी ने 2 दिन पहले लोकसभा में बयान दिए थे तथा कुछ पर्टिकुलर विचारधारों के लोगों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पे, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे तथा आपके नज़रिए से जो तस्वीर है उस पर गौर करके लोगों को जो सच्चाई है उसका जो सच्चाई दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि मोदी जी ने कहा कि जो 3 तलाक कानून था उसकी मांग नहीं की गई थी, फिर भी वो बनाया गया। जो शिक्षा नीति का जो शिक्षा का अधिकार वाला जो कानून था उसकी भी मांग नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी वो बनाया गया तथा इनके लॉन्ग टर्म में एक लंबे अंतराल के बाद देखे तब इनके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हुए। तो वो उनका इन तीनों कानूनों का 3 कानून बताए थे उन्होंने, इन तीनों कानूनों का कृषि कानूनों से कंपेयर करके देखना क्या उचित है? ऐसा है, 3 तलाक अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी में है, वो अगर तलाक करते हैं तो सजा का प्रावधान मोदी जी ने किया है, लेकिन मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो कैसी न्याय है? केवल सांप्रदायिक आधार पे लोगों को बांटने के लिए किया गया है। निश्चित रूप से 3 तलाक बुरी बात है, लेकिन जब मुसलमान कोई 3 तलाक करता है उसको सजा है, तो फिर नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को आज तक छोड़ दिया जिसने 7 सौगन खाई थी अग्नि को साक्षी रख करके, उसके भी खिलाफ ये होना चाहिए था फिर? नहीं, मेरा कहना ये है, मैं 3 तलाक की खामियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा आपसे जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो तीनों कानून उन्होंने बनाए थे, इनको किसानों के कृषि बिलों से कंपेयर करके देखना उचित है या नहीं? मैंने कतई उचित नहीं है। इस देश के किसानों ने जब मंदसौर में लहसुन का भाव मांगने गए, 100 रुपए किलो में लाकर लहसुन चोबा था और 4 महीने तक उसकी खून पसीना एक करके लहसुन पैदा करके ले गए, तो 2 रुपए में कोई लहसुन लेने वाला नहीं था। मंदसौर के किसान भाव मांगने गए तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज चौहान ने उनको गोलियां दी और 6 किसानों को शहादत दी। पूरे देश के किसानों ने अभियान चला करके 2 कानून, क्योंकि जो किसान विरोधी नीतियां 91-92 से चल रही है, उनसे जो किसान कर्जे में दबकर पिछले 17 साल में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और एक गोली कांड से पूरे देश के किसान पूरे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक गए और 2 कानून देश की संसद के सामने किसान संसद करके 2 कानून देश की संसद में रखे गए थे। पहला कानून था इन नीतियों से जो किसान कर्जदार हुआ है एक दफा कर्जा मुक्त हो, और दूसरा इस देश की संसद ने किसान आयोग MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कृषि आयोग बनाया था और उसने रिकमेंड की थी लागत की 1.5 गुनी कीमत सरकार द्वारा खरीद की गारंटी के लिए कानून रखा था। वो कानून पास नहीं किए। जिस तरह से सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, हवाई अड्डा, बैंक, बीमा सब जो कंपनियों के हवाले कर दिया, और ये 3 कानूनों से इस देश की खेती में पैदावार, जो आवश्यक वस्तुएं इस देश का 130 करोड़ लोग उसको खाके जिंदा रहते हैं, उनमें लूटने के लिए 3 काले कानून बना करके कोरोना की महामारी को आपदा को अवसर में बदलने का काम
मैं समझता हूँ इस कोरोना महामारी के वक्त में पहले इस देश के मजदूर जो सुई से लेके हवाई जहाज बनाते हैं, उनके 3 दर्जन कानून जो संघर्ष के माध्यम से बने थे उनको समाप्त कर दिया, और पूरी सार्वजनिक संपत्तियां जो इस देश की जनता के टैक्स से बनी थी, खान से लेके शिक्षा, तमाम वो संसाधन जहाँ रोजगार मिलता था नौजवान को, वो उनके हवाले कर दिया, और अब इस देश की खेती उनके हवाले कर दी। ये काला कानून इसलिए है, इस पर भी आते हैं, निश्चित रूप से वो लूटने का काम हो रहा है। तो मेरा आपसे अगला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि मोदी जी ने जो 2 दिन पहले उन्होंने लोकसभा में जब संबोधित किया था, तब उनका एक कुछ इस प्रकार से बयान आया था कि जब से ये कृषि कानून लागू किए गए हैं तब से ना तो एक भी मंडी बंद हुई है और ना ही एमएसपी में किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उल्टे एमएसपी में जो कीमत मिलती है किसानों को, उनमें उछाल हो रहा है। तथा दूसरी बात यह है कि अंबानी जी तथा अंबानी अडानी को बॉयकॉट करने का कुछ चल रहा है। उनको बॉयकॉट करने के लिए नारेबाजी लगाई जा रही है, उनके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। लेकिन अंबानी जी का कुछ दिनों पहले ये बयान आया था कि मैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसूंगा ही नहीं, मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रखूंगा ही नहीं। तो फिर भी उनको बॉयकॉट करना किस प्रकार से उचित है तथा मोदी जी द्वारा दिए गए बयान में कितनी सच्चाई है? मोदी जी के बयान में इससे झूठा प्रधानमंत्री इस भारत में न तो आज तक हुआ और मैं समझता हूं न आगे होगा। जो कह रहे हैं कि उछाल आया है, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा देश के किसान जो बाजरा पैदा करते हैं 2150 रुपया घोषित कर रखा है, 1850 मक्का का घोषित कर रखा है, और राजस्थान में 1 किलो बाजरा और मक्का नहीं खरीदा, और अकेले राजस्थान के किसान को 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कहाँ उछाल आया है? अगर 2150 की जगह अगर 2500 बाजरा बिक जाता तो हम उछाल समझ लेते। पूरे राजस्थान के किसानों को 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ और पूरे देश के किसानों को 14,000 करोड़ देके वाई लेना चाहते हैं। तो क्या ये बयान सिर्फ आवाम को बरगलाने के लिए दिया गया? बिल्कुल बरगलाने के। जो नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठे हुए लोग कहते थे किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं, ये पाकिस्तानी है, क्या क्या नहीं कहा। अब मोदी जी को मजबूर होकर के 2.5 महीने से किसान जो सड़क पे बैठा है, मजबूर होकर कहना पड़ा है कि ये किसानों का आंदोलन जायज है। मेरे एक कॉल अभी तक तो ये कॉल दिया नहीं, और किसान संयुक्त मोर्चे ने कहा है मोदी और कृषि मंत्री वो तारीख बता दें, वो समय बता दें, स्थान बता दें जहां देश की सरकार किसान संयुक्त मोर्चे से वार्ता करना चाहती है। इस देश का किसान 11 दफे वार्ता करने के लिए गया है, लेकिन अभी भी देश की संसद में ये कहने के बाद में भी नरेंद्र मोदी और तोमर कृषि मंत्री ने आज तक भी न तारीख बताई है, न समय बताया और न स्थान बताया। और अंबानी जी ने कहा कि मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शुरुआत नहीं करूंगा। अंबानी जी रिलायंस जियो जब लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जी की खड़े करके किया था, फोटो करके कहा था, और कहा था तो सबको फ्री में मोबाइल भी मिलेगा और सिम भी मिलेगी। आज क्या फ्री है? मतलब जिस अंबानी और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के सामने ये कहे कि फ्री है और आज वो चार्ज ले रहा है, आप अंदाजा कीजिए। और इससे बड़ा झूठा मैं समझता हूं कि नहीं आएगा तो कानून वापस ले ले। भाई कानून जहां मोदी, इससे बड़ा क्या होगा कि मंडी आज नहीं, जब मंडी में कोई खरीद करेगा उस पर टैक्स लगेगा, और प्राइवेट मंडी होगी उसमें टैक्स नहीं लगेगा, और जब किसानों से जिन्स लेकर के पेमेंट नहीं करेगा तो सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता। ये पहला कानून है देश में, केवल एसडीएम के पास जा सकता है, और एसडीएम भी 100 करोड़ का सामान खरीद लेगा, पेमेंट नहीं करेगा तो एसडीएम केवल 5 लाख का पेनल्टी कर सकता है, और कलेक्टर से आगे कहीं जा नहीं सकते। ऐसा कानून कभी नहीं है। और ये काले कानून इसलिए हैं कि मान लो, वही मैं कह रहा था, जो किसानों ने इनको पूर्णतया बिना किसी शर्त के वापस लेने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है,
क्या इनमें किसी भी प्रकार से सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? जैसा कि सरकार जो है वो लगातार कहती रही है कि किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो लीडरशिप है, उनका जो नेतृत्व है, वो 90% किसानों को, 90% किसानों को जो असलियत है, जो कृषि बिलों के पीछे की जो उनका कमियां हैं, उनमें उन चीज़ों की कोई समझ ही नहीं है ग्राउंड लेवल पर। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेतृत्व के कहने पर जो धारा प्रवाह जिस तरफ बह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उसमें जुटे हैं, तथा जो आंदोलनकारी जिसको किसान बोला जा रहा है वो आज आंदोलनजीवी हो गया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो किसान जो है उनको इस बारे की, इस जो बिलों में जो कमियां हैं उन सब की जानकारी नहीं है, तथा मैं इस पर आपका जो पर्सनल जो विचार है वो भी मैं जानना चाहूँगा कि क्यों बिना किसी शर्त के तीनों बिलों को वापस लेने पर इतना पुरजोर तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है? क्या इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची? ऐसा है कि देश में जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की गई, आप अंदाजा कीजिए उसी का नतीजा है कि इस देश का अन्नदाता जो अपना खून पसीना एक करके 130 करोड़ लोगों का जिंदा रखने के लिए, पेट भरने के लिए पैदा करता है। और पिछले 17 साल में नीतियों से 4 लाख किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुका है। तो आज उसी नीतियों को खेती में लागू करने, खेती में पहले भी किया है, बीज हो, खाद हो, डीजल हो, आप नहीं देख रहे? आज डीजल 85 रुपए लीटर है, उसमें आधे से ज्यादा टैक्स है, कंपनियों के हवाले कर दिया। बीज हो, खाद हो, डीजल हो, अब मंडी, खेत, सब कुछ उनके हवाले करने का। इसलिए सुधार, मैं कहना चाहता हूं कि कोई जहर है पूरे। अगर नेताओं के कहने से आते तो उससे पहले आ जाते, वो 95 में आ जाते। नेता यहीं थे, किसान यहीं थे, लेकिन किसान ने अपने अनुभव से सीखा है कि ये नीतियां जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की है, बाजार के हवाले, खेती बाजार के हवाले, कंपनियों के हवाले, आवश्यक वस्तु उनके हवाले, तीनों कानून वो हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेट मंडी और आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त करने का मतलब है एक जिन्स को खरीदेंगे कोई भी कंपनी, मैं नहीं कहता कि अंबानी और अडानी, क्योंकि वो उनके यार हैं। इस देश की सत्ता नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम दो हमारे दो, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब हवाई अड्डे दिए जा रहे थे, जयपुर का हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम का हवाई अड्डा अडानी को दिया जा रहा था, केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मत, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का भी एमएलए है, उन्होंने कहा कि अडानी की बजाय केरल की सरकार त्रिवेंद्रम का हवाई अड्डा चलाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, अडानी चलाएगा। आज जिस तरह से किया जा रहा है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा। और आप देखिए पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे गया है, तो चाहे वो सुषमा स्वराज थी और आज चाहे वो दूसरा विदेश मंत्री है, उनके दौरे में हवाई जहाज में देश का विदेश मंत्री नहीं गया है, लेकिन अंबानी और अडानी साथ गया है। इसका मतलब हम दो हमारे दो की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, और अंबानी और अडानी के लिए सरकार है। रेल उनके हवाले होगी, बीमा उनके हवाले होगी। पहले उदारीकरण, निजीकरण में कह रहे थे केवल वो सार्वजनिक उपक्रम देंगे जो घाटे में है। आज इंश्योरेंस तो घाटे में नहीं है। LIC जो हर 2 साल बाद में 1 लाख 2 लाख करोड़ जो उसका मुनाफा है, इस देश की जनता के लिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए, घर घर में 70 साल के बाद में भी जिसके घर में बल्ब नहीं चसा है उसके लिए पैसा देती है, और उसको कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। इसलिए खेती को कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए, आवश्यक वस्तु, कोई भी 2 आवश्यक वस्तुओं को अंबानी और अडानी पूरे देश का खरीद लेगा। अगर 5 लाख करोड़ रुपए में खरीदेगा तो 6 महीने के अंदर 6 लाख करोड़ लूट लेगा। आप नहीं देख रहे 2018 में जो राजस्थान, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्याज पैदा होता है, 3 रुपए और 2 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था, और 6 महीने के बाद 80 और 100 रुपए में प्याज बेचा है। इसका मतलब 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपया अंबानी और अडानी इन्वेस्ट करेगा,
किसान को लूटेगा और आम उपभोक्ता को लूटेगा और 6 लाख की जगह 9 लाख रुपया 6 महीने में लूट लेगा। इसलिए काले कानून है। तो ये जो आपने जो प्रैक्टिकल बातें जो बताई, जो आपने कई प्रकार की कई चीज़ों का, राशियों का, तथा आपने कई प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताया, तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो मोदी सरकार जो लगातार बयान पर बयान जारी कर रही है जनता के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ उनमें किसानों के प्रति जो रोष है, जो मतलब जो, क्योंकि हर एक नागरिक, भारत देश का लगभग हर एक नागरिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसानों से जुड़ा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति जो भावनाएं हैं उनको गलत तरीके से रोक देने के लिए किया जा रहा है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी का अडवा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने माननीय अमरा राम जी से बात की, तथा हमें एक इस जो कानून लागू हुए थे, हमने इसको इस एस्पेक्ट से गौर करने की कोशिश की, तथा जिसमें एक बात ये निकलकर सामने आती है कि किस प्रकार सरकार ने जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसानों के किसी भी प्रतिनिधित्व के बिल खुद से ही लागू कर दिए। यानी कि जो सरकार थी, पहले जो सरकार होती थी जनता के लिए, जनता की तरफ से, जनता द्वारा, वो आज पूरा केंद्रीकृत हो गया है सेंट्रलाइजेशन के लिए, सेंट्रलाइजेशन की तरफ से, सेंट्रलाइजेशन के द्वारा। तो मेरा जो सवाल ये था, सबसे ज़रूरी मेरा ये सवाल ये है कि क्या इन सब जो आपने इन काले कानूनों में जो कथित रूप से काले कानूनों की जो आपने खामियां बताई, क्या किसानों को, जो कोई भी अगर एक नॉर्मल कोई एक सामान्य किसान है, एक छोटा कृषक है, तो क्या उनको भी इन सारी चीज़ों की जो प्रैक्टिकल आपने बातें बताई, उन सभी चीज़ों की जानकारी है? बिल्कुल, उस कानून को उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से ये देख लिया कि ये जो नीतियां हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, ये केवल और केवल कंपनियों को मालामाल करेगी और देश की जनता को बेहाल करेगी। और उन नीतियों का नतीजा आप 20-25 साल में देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। आज मैं नहीं कहता, नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। इस देश का अन्नदाता अकाल पड़ गया, अनाज नहीं था, भूख से मर गया, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं की। और नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो सरकार में आने के बाद किसान की कर्जे के कारण होने वाली आत्महत्या को भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है। मतलब इससे झूठा प्रधानमंत्री कौन होता था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। क्या ऐसी एमएसपी रहेगी? और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं कहा, उसकी सरकार ने, आरएसएस ने क्या क्या नहीं कहा, ये पाकिस्तानी है, ये चीनी है, ये विदेशी फंड है। मैं समझता हूँ इस ताकत में, आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और पुलिस के लोगों ने हमला किया गाजीपुर में, टिगरी में, सिंधु में, शाहजहांपुर में, ये तो जवाब इस देश के किसान ने दिया। जब अब वो करें, किसान तो हैं लेकिन कुछ आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन, इस देश की आजादी भी आंदोलनों से मिली है। अगला सवाल इसी चीज पर केंद्रित है कि क्या हुआ, कोई नहीं बता। हाँ, मेरा अगला सवाल इसी चीज पर केंद्रित है कि जो, जैसा कि हमने अभी देखा कि किसानों तथा जो भी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो प्रेस से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो पुलिस से हो, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो उनके रहने, खाने, सोने, खाने पीने, हर चीज़ की व्यवस्था किसानों द्वारा या जो भी अथॉरिटीज़ यहाँ पर मैनेज कर रही है उनके द्वारा कर दी जाती है। तथा जो पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल्स रखी गई है, तो कुछ बयान पिछले दिनों में ऐसे जारी हुए तथा कुछ इस प्रकार से थे वो बयान कि जो पैसा है ये सारा पैसा कांग्रेस द्वारा फंडेड है, तथा कुछ लोगों ने यहाँ तक भी इल्जाम लगाए कि ये पाकिस्तान के कुछ एंटी नेशनलिस्ट दलों द्वारा, जो हमारे एंटी नेशनलिस्ट दल है तथा पाकिस्तान से कुछ ऐसे गुट है तथा कुछ खालिस्तानी विचारधारा के लोगों का भी इनके पीछे हाथ होना सामने आया है। तो कुछ इस प्रकार से एलिजेडली एलिगेशंस लगाए गए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा साजिशाना, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही साजिशों से हुआ है। इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। देश की आजादी के बाद 30 जनवरी को उनकी हत्या की गई और आज भी देश की एकता कितनी उनको खलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है बांटो, लूटो, राज करो।
और आज भी आपने देखा होगा 3 साल पहले महात्मा गांधी की फोटो पे गोलियां मारी जाती है, खून बहाया जाता है। नरेंद्र मोदी और उसकी आरएसएस ने क्या नहीं कहा। फंड मैं समझता हूं, आप अंदाजा कीजिए, मांडेता एक गांव है सीकर जिले में जिसने एक एक घर से पैसा इकट्ठा करके 3 लाख का सामान यहाँ देके गए हैं। खूड़ है जिन्हें लाखों रुपए का, सीकर की बार ने 2 लाख रुपए, गंगानगर की ने, कोई ऐसा किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, अपनी कमाई में से एक एक रुपया जोड़ करके इसको दे रहे हैं। तो ये जो राजी होगा इस तिरपाल में, इस सर्दी के अंदर, इस गर्मी के अंदर, इनके बच्चे हैं, तो ये इनके जो भी परिवार फंडिंग है, मोदी, खट्टर और योगी की तरह नहीं है, जिनके बच्चे हैं, जिनको ये पता नहीं है बच्चे क्या होते हैं, किसान क्या होता है, और किसान सब कुछ जानता है। इस नरेंद्र मोदी के जिस खालिस्तानी की बात कर रहे हैं, इस देश में पहली बार जो किसान और मजदूर का ही बेटा जो जवान है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो अर्धसैनिक बल में है, चाहे पुलिस में है, उसी किसान का है। न नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बेटा है, न अंबानी और अडानी का बेटा है, इसी किसान मजदूर का बेटा है। उसके साथ गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश में लाखों किसानों ने जवानों के साथ परेड की, और साजिश क्या रची गई कि लाल किला जो हमारी शान है, डाल मियां को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। तो एक वैलिड सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर अन्नदाता जो भारत देश का जो किसान है, वो अगर पूरे देश को खाना खिला सकता है अनाज उगा के, तो वो खुद का खाना लाने के लिए उसको खालिस्तानियों की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो ये ऐसे कुछ जो भी सवाल निकलते हैं, ये हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है, कुछ बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स है, जो मीडिया टेक जाइंट्स हैं, उनके द्वारा ये उठाए नहीं जाते हैं। तथा जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, उनके बारे में भी काफ़ी बड़ा चढ़ाकर एलिगेशंस लगाए गए थे। झंडा जो उतारा गया था, जो निहंग साहब का जो झंडा चढ़ाया गया था, उसको खालिस्तानी का झंडा करार दिया गया था। तथा कुछ इस एंगल से तस्वीरें खींची गई थी कि ये लगे कि लाल किले के ऊपर खींची गई है, तथा लोगों को इस प्रकार से भ्रमित किया गया कि लाल किले के ऊपर का तिरंगा उतार कर फेंक दिया गया तथा खालिस्तानियों का झंडा फहराया गया। तो कुछ इस प्रकार की पिछले कई समय से मीडिया पर भी आरोप लगते रहे हैं। तो मैं आपकी जो ऐसे कुछ तथाकथित रूप से जो बिके हुए गोदी मीडिया चैनल है, जिनको तथाकथित रूप से गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं उनके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। ऐसा है, इस देश के 71% जो चैनल हैं, उनमें मेजोरिटी शेयर आज मुकेश अंबानी के हैं, और मुकेश अंबानी और अडानी को लूटने के लिए कानून बनाए जाएंगे तो मुकेश अंबानी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कहेंगे, इस देश के अन्नदाता की नहीं कहेंगे। और जिस साजिश, लाल किले पर कोई राष्ट्रीय झंडा नहीं उतारा गया, गुरुद्वारे का झंडा चढ़ाया गया, लेकिन मुझे आप बताइए, गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में 3 तरह की, एक मिलिट्री की लेयर होती है, उसके बाद अर्धसैनिक बलों की होती है, उसके बाद में देश की पुलिस की, दिल्ली पुलिस की लेयर होती है। चलो, उसने झंडा चढ़ा दिया, लेकिन चढ़ाने के बाद दीप सिंधु वहां से कैसे चला गया? तो ये सब उनको अंदर 2 ही दिन में 27-26 तारीख को झंडे का प्रायोजित कार्यक्रम किया गया, और 28 तारीख को ही पूरे देश ने जान लिया, और उसको देश के किसानों को बदनाम करने के, और 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आरएसएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस गाजीपुर में जाके हमला करती है और 2 घंटे में पूंछ दबाकर भाग जाती है। और आज इस देश का हर नागरिक समझ चुका, लाल किले पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश इस देश के किसानों को बदनाम करने की थी। आज बच्चा बच्चा जान चुका। गोदी मीडिया नहीं, हमारा मीडिया, जैसे आप जैसे मीडिया जनता के बीच में पहुंचा रहे, उसी से आंदोलन खड़ा हुआ है। और देश के नरेंद्र मोदी को जिस तरह से यूपी की पुलिस पूंछ दबा के भागी थी, नरेंद्र मोदी को भी भागना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, और एमएसपी का कानून और खरीद की गारंटी का कानून देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के प्रति, आम जनता के दिलों में जो किसानों के प्रति हमदर्दी जो थी, जो उनके प्रति जो सहानुभूति थी, ये सिर्फ और सिर्फ उसको नकारात्मक रूप देने के लिए प्रोपेगेंडा रचा गया। बिल्कुल, देख रहे हैं आप, 28 तारीख के बाद जितने दिल्ली के चौतरफा मोर्चों में जो लोग हैं, उनने 100 गुना किसानों की महापंचायत में उपस्थित हो गए हैं। एक महापंचायत में 1-1 लाख। आने वाली 23 तारीख को सीकर में किसान महापंचायत होगी, और आज तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी,
किसान जो आज तक सीकर में कभी भी देश के प्रधानमंत्री की सभा में भी नहीं आए, उससे ज्यादा आएंगे। और एक एक जगह है पूरे देश में। मोदी जी तो कह रहे थे एक प्रांत का ये पंजाब का आंदोलन है, अभी 6 फरवरी को उन्होंने देख लिया और उस गोदी मीडिया को कहना पड़ा, आज तक को कहना पड़ा कि पूरे देश में, उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में हुआ है चक्का जाम 3 घंटे के लिए, और शांतिपूर्वक हुआ है। और ट्रैक्टर परेड भी पूरे देश में शांतिपूर्वक हुई, ये साजिशाना तरीके से। इसलिए लाख कोशिश कर ली उन्होंने, बांटने की कर ली, पिछले 3 महीने से किसानों को तोड़ने की कर ली, एक नेता नहीं तोड़ पाए, एक किसान संगठन को अलग नहीं कर पाए, हर बदनामी, हर किसान को उकसाने की बात कह दी। उसके बाद में भी किसान पिछले 3 महीने से शांतिपूर्वक सरकार ने रोका है, सड़कों पे बैठा है। और जब इस देश के किसानों ने आह्वान किया तो पूरे देश के जितने भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे थे 3 घंटे के लिए चक्का जाम हुआ। और आने वाली 18 फरवरी को पूरे देश की रेल का भी 12 बजे दिन दोपहर से लेकर 4 बजे तक चक्का जाम होगा। ये बता देंगे न केवल एक प्रदेश का है, न एक धर्म का है, न एक जाति का है, इस देश के तमाम 90 करोड़ किसान और खेत मजदूरों का आंदोलन है। और ये किसानों का आंदोलन कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये देश बचाने का आंदोलन है। इस देश की खेती, देश के संसाधन कंपनियों के हवाले हो जाएंगे तो देश, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को गुलाम करके 200 साल तक लूटा था, अंबानी, अडानी और दूसरी कंपनियां फिर देश को गुलाम बना देगी। इसलिए देश बचाने के लिए आंदोलन है। मेरा आपसे अगला तथा जो अत्यंत एक महत्वपूर्ण सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं रात को तकरीबन 1-2 बजे तक बाहर रिपोर्ट कर रहा था। लगभग 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। इस तरफ लगभग रेवाड़ी तक जाम था और पीछे टोल टैक्स तक लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा जाम था। तो मैंने 4-5 ट्रक ड्राइवरों से भी बात की तो उनका कुछ इस प्रकार से कहना था कि किसान जो है वो अपना आंदोलन करने के लिए कर रहे हैं, हम समझते हैं, लेकिन जो आपने जो 4 मेन रोड है वो आपने रोक रखी है, आपने सिर्फ 2 सर्विस लेन जो है वो दे रखी है। और जो सरकारी जो व्हीकल है, जो सरकार की, चाहे सरकारी कोई गाड़ियां हो, चाहे वो रोडवेज हो, वो जो यहाँ से जो पैरेलल जो रोड चलती है, जो पर्ली रोड है, वो वहाँ से निकल जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर है वो उस तरफ नहीं जा पाते, उनको सिर्फ एक सर्विस लेन दी गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। ये उन्हीं के शब्द है, अक्षरश मैं उन्हीं की बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक दिखावा है कि हमने ये एक लेन आपको दे रखी है, लेकिन ये एक लेन इतने ज़्यादा ट्रैफिक के लिए सफिशिएंट भी नहीं है। तो या तो इनको भी खोल दिया जाए, और अगर इनको नहीं खोलना चाहिए, अगर आपको आंदोलन करना है तो आपको फिर सर्विस लेन भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि अभी सर्विस लेन खुली है तो सरकार इस बात को लेकर कन्नी काट रही है कि आपको सर्विस लेन दे दी, आप उससे जाओ, जबकि उससे नहीं जाया जा रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं कि आप उसको अगर बंद कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे, अगर आप नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है कि हमने रास्ता नहीं रोका है। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव थे 11 दिसंबर तक, 12 तारीख को हम चले और 13 तारीख को हम दिल्ली। इस देश का संविधान देश के हर नागरिक को अपनी समस्या इस देश की सरकार के सामने रखने का अधिकार रखता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने हमको रोका है और बाकी जो मोर्चे हैं उनको देश की सरकार की पुलिस ने रोक रखा है। हमने कभी नहीं कहा, हमें तो आज खट्टर की सरकार कह दे दिल्ली तक हम जाने में कोई रुकावट नहीं हुई है, वो ऑर्डर लाके दे दे, हम तो कल 4 घंटे में यहाँ से रवाना होकर के दिल्ली पहुंच जाएंगे। जहां तक सर्विस रोड का, हम जहां ये मोर्चा लगाए हुए हैं, निश्चित रूप से यहाँ स्थानीय लोगों का, किसी का घर इधर है, खेत उधर है, उसके लिए था। उसमें अब ट्रक भी आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ट्रकों को भी जिस तरह से लूटा है, पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं, आज ओरिजिनल 32 रुपया है और उसे दूनी केंद्र और राज्य सरकार की टैक्स है। आप 100 रुपए में, आज गंगानगर में 100 रुपए में पेट्रोल है, और आप लूट देखिए, इसके 100 मीटर उधर 10 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, इधर उधर 1 किलोमीटर में 70 पेट्रोल पंप है और इधर 7 किलोमीटर बाद में पेट्रोल पंप है।
मतलब इससे ज्यादा लूट क्या होगी। और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जो ट्रक हैं, जितने भी मालवाहक हैं, उनको लूटने का 3 गुना किया है। और अब तमाम जो सरकारी GIC, LIC थे जो इंश्योरेंस करते, उनका इसी बजट में सीतारमण ने 74% सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का हिस्सा कंपनियों को दिया है। वो ट्रक वाले को भी लूटेगा, वो आदमी को भी लूटेगा, वो डीजल से भी लूटेगा, वो पेट्रोल से भी लूटेगा और सड़क से भी लूटेगा। ये सड़क किसान के खेत में से बनी है। ये सड़क इस देश की जनता के टैक्स से बनी है। कोई सुई भी खरीदता है उस पर टैक्स देता है, माचिस भी खरीदता है 1 रुपए की, उस पर टैक्स देता है। इसको 123 करोड़ लोगों के टैक्स से बनी है। गाड़ी खरीदता है, GST देता है, रोड टैक्स देता है। फिर किस बात का ये लूट बूट है? एक ट्रक वाले से 1000 रुपए जाने के और 1000 आने के, इससे बड़ी लूट क्या होगी। इसलिए हमारा नारा है, ये लूट बूट से भी छूट दिलाएंगे। हर जहां लूट होती है, चाहे वो टोल के नाम से होती है, चाहे पेट्रोल डीजल के नाम से होती है, चाहे रिलायंस फ्रेश के नाम से होती है, सब जगह हमने मोर्चे लगाए हैं। और निश्चित रूप से ये लड़ाई इस बात के बीच में है, अंबानी अडानी के सपनों का लूट का भारत हो या इस देश के किसान मजदूर नौजवानी नीतियों से त्रस्त है उनके सपनों का भारत हो। इसके बाद बीच में ये लड़ाई है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी चाहते हैं अंबानी अडानी की लूट का भारत हो, और इस देश का किसान मजदूर नौजवान चाहता है इस देश की जनता के उज्जवल भविष्य का भारत बने। इस बात की लड़ाई है। और ये लड़ाई पहले भी आजादी के वक्त हमने जीती है और ये भी जीतेंगे। और आजादी की लड़ाई कई सालों चली थी। मैं समझता हूँ ये लड़ाई मोदी जी इंतजार कर रहे थे। ये बर्फ जमने से चले जाएंगे, ओलावृष्टि से चले जाएंगे, बरसात से चले जाएंगे, नहीं गए। अभी वो सोचते होंगे ये गर्मी से चले जाएंगे। किसान गर्मी में भी रहता है, खेत में गर्मी में भी रहता है, ओलावृष्टि में भी रहता है। तो हमें माननीय अमराराम जी से बात कर काफी कुछ नई चीजों पर गौर करने का मौका मिला। तो उनका एक ये भी कहना है कि जो किसान है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में अपने खेतों में भी अपना फसल, अपना निर्वाहन करता है, प्रकृति का मुकाबला करता है, सरकार का भी करता है, भ्रष्टाचार से भी उसको लड़ना पड़ता है। तो उनके लिए जब अपनी रोजी रोटी का सवाल आता है तो ये कठिनाइयां हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। तथा सरकार को किसान, जो कि हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा अपना एक तबका रखे हुए हैं, तथा जो कोरोना काल में जब हमारी GDP बहुत ज्यादा गिर गई थी, तब 23% की गिरावट आई थी, तब वो सिर्फ किसान ही था जो जिसने उनको बचाई थी। तो सरकार को किसानों की भावनाओं के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उनको उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक अंतिम गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए कुछ संदेश। मोदी जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस देश के किसानों का धैर्य की परीक्षा लेना छोड़ दे। इस देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को नहीं बनाया है। ये देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती भी है और वो इस देश के संविधान को, देश की जनता को कुचलने का काम करती है। तो वो इंदिरा गांधी का इतिहास पढ़ ले। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके देश के संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था। जो 52 से लेके 77 तक अजय थी, उसको डब्बे में रख दिया था। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी थी। मोदी जी ये नहीं समझ लें, ये वोट से बनी हुई सरकार है। रानी के पेट से राजा नहीं जन्मता है। इस देश की करोड़ों जनता के अंगुली से प्रधानमंत्री बनता है और अंगुली लगाने वाले निर्माता को वो धैर्य की परीक्षा लेता है तो इसकी बहुत बुरा होगा। अभी भी समय है, उनको कुछ समझ आई है। मैं समझता हूँ 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था, 21 आ गया है।
अभी भी किसानों की मांगों को मान ले और किसानों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए खड़े होकर देश के जनता से, किसानों से माफी मांगे और कहा मैं हारा और देश का किसान जीता। यही मैं संदेश देश के प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूं अब उनको समझ आएगी और जल्दी करे उतना ही भला है, वरना ज्यों ज्यों बीजे कामड़ी त्यों त्यों भारी हो। मोदी जी जितना लंबी परीक्षा लेंगे मोदी जी को ही भारी पड़ेगी, इस देश के अन्नदाता को भारी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। तो अभी हमने माननीय अमरा राम जी, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, जिनका इस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो अभी हमने उनसे बात की तथा कुछ वैलिड सवाल उठते हैं मोदी सरकार तथा जो कैपिटलाइजेशन है उनके खिलाफ, जो निजीकरण जो किया जा रहा है, उन सब के पीछे कुछ कई वैलिड क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो जो कि मेन स्ट्रीम हमारे जो मीडिया चैनल से बड़े उनके द्वारा भी नहीं उठाए जाते। तो हम आज इन्हीं चीज़ों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं सिक्कर मिरर, मैं अक्षय गोधरा। धन्यवाद।